हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सौरभ सिंह और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने आया हूँ इन डिसाइफरिंग मैथ्स एंड फिजिक्स ऑन अ वेरी इजी लेवल। मुझे पता है ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट वरी नॉट। मैं यहाँ पे आपकी पूरी हेल्प करूँगा कि आप इन सब्जेक्ट्स को बेहतर समझ सके, अपनी अंडरस्टैंडिंग में इसको बैठा सके और इसको अच्छे से कॉन्सेप्चुलाइज कर सके ताकि इसे आप अपनी लाइफ के हर एक स्टेज पे यूज कर सके। तो वेलकम अगेन। हम यहाँ पर क्लास 8th, 9th और 10th के मैथ्स एंड फिजिक्स को डिस्कस करेंगे, उनको पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। रादर देन जस्ट मगिंग इट अप, हम कोशिश करेंगे कि हम उसको कॉन्सेप्चुलाइज कर सके ताकि हम उसमें बेहतरीन से आगे बढ़ सके। Let's not waste any time and start with the most difficult chapter, as they say, of class 10th mathematics, that is trigonometry. अब मुझे पता है कि ये चैप्टर आप में से काफी को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता होगा, काफी को शायद ना लगे, काफी को बहुत लगे, क्योंकि ये चैप्टर कुछ नया है। पर हम इस पे ज्यादा परेशान नहीं होंगे, हम इसको बहुत बेसिक लेवल से समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। चलिए, आप सभी ने टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े हैं। इस चैप्टर में, इस थ्रू आउट द चैप्टर में हम एक पर्टिकुलर ट्रायंगल के बारे में बहुत बात करने वाले हैं और वो है एक राइट एंगल ट्रायंगल। सो लेट्स कंसिडर अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी C, which is right angled at B, which is right angled at B. अब हो क्या रहा है, हम सब ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है और उसकी वजह से हमें इन तीनों के नाम भी पता है। क्या होते हैं? ये है आपका हाइपोटेन्यूज, ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं किसी चीज में। वेरी गुड। अब पहली चीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, that is trigonometric ratios। जी हाँ, trigonometric ratios। क्या बला का नाम है भाई, समझते हैं। हम 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे काम करते हैं। पहला साइन, कॉस, टैन, ये तीन हुए। अब तीन और कौन से होंगे? कोसेक, सेक और कॉट। अब इन तीनों को डिस्कस करने से पहले हम समझते हैं कि एक्चुअली में है क्या। अब मुझे पता है आप में से काफी लोगों को इसके नाम बड़े अटपटे से समझ में आ रहे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल है ये अटपटे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, है तो है। अब हमें समझना है इस बात को कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अब इन्हें हम यूज करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ताकि हम इसकी लेंथ निकाल सकें। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आगे जाके आपसे पूछे जाएंगे कि यहाँ पे कोई इंसान खड़ा है या इधर पे टॉप पे कोई इंसान खड़ा है, नीचे देख रहा है, इसकी डिस्टेंस बताइए, इसकी डिस्टेंस बताइए, इसकी डिस्टेंस बताइए। अब हाँ, हम पाइथागोरस से भी ये चीज निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और भी कई सारी चीजों में यूज होती है जो कि हम इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। स्टार्ट करते हैं कि ये रेशियोज है तो इनकी कुछ वैल्यूज होंगी। अब रेशियो है तो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, बिल्कुल सही बात है। तो साइन का रेशियो क्या होगा? साइन का रेशियो क्या होगा? तो साइन का रेशियो होता है बच्चों P परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, P बाय H। गुड। कॉस का वैल्यू क्या होता है? कॉस का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टैन का वैल्यू क्या होता है? टैन एक्चुअली में क्या होता है इसको समझना। टैन की वैल्यू निकालने से पहले समझिए कि टैन क्या है। तो टैन जो है वो साइन और कॉस का रेशियो, जैसे साइन जो है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो है, कॉस आपका बेस बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो है। तो टैन जो है, टैन आपका जो है ये साइन बाय कॉस का रेशियो है। अब साइन की रेशियो की वैल्यू क्या होती है? साइन की रेशियो की वैल्यू है P बाय H
और कॉस के रेशियो का फॉर्मूला क्या है, b बाय एच। यहां पे क्या होगा, यहां पे आपका बेस और परपेंडिकुलर तो बचा रहेगा, हाइपोटेन्यूज गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे, गायब होंगे, मैंने सोचिएगा मैंने ऐसा क्यों कहा है, कटेगा नहीं, गायब होगा। क्यों गायब होगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज जो है ये दोनों डिनोमिनेटर में, सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। काटने का मतलब है कि यहां से वैल्यू बच जाएगी 1, ठीक है। तो आपके पास यहां से क्या बचा रह गया, यहां से बचा रह गया p बाय b, जो कि रेशियो हो जाता है किसका, हो जाता है tan का रेशियो। अब बात समझिएगा, साइन का रेशियो हो गया p बाय h, कॉस का रेशियो हो गया b बाय h, और tan का रेशियो हो गया p बाय b। अब ये जो बाकी 3 रेशियोज हैं इनकी भी कुछ वैल्यू होगी, लेकिन उसको समझने से पहले ये समझ लीजिए कि ये जो तीनों रेशियोज यहां पे दिए हुए हैं ये इन 3 रेशियोज के रेसिप्रोकल है। बस मतलब जो ये कोसेक है ये आपका साइन का रेसिप्रोकल है, ये सेक कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉट आपका टैन का रेसिप्रोकल है। अब आपके पास ऑलरेडी साइन कॉस और टैन की वैल्यू तो थी ही, तो आपको कॉसेक सेक और कॉट की वैल्यू भी तो पता चल ही ना जाएगी, जो वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। वेरी गुड। जैसे साइन का मतलब कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोसेक का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन साइन, साइन का वैल्यू होता था p बाय एच, तो कोसेक हो जाएगा h बाय p। सेक कॉस का उल्टा है, कॉस की वैल्यू होती थी b बाय एच, तो सेक हो जाएगा h बाय b, और टैन है p बाय b, तो कॉट हो जाएगा आपका b बाय p। समझ में आया, बेसिक सी चीजें हैं। क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े। कौन कौन से, हमने पढ़ा साइन p बाय h, कॉस p बाय h, टैन p बाय b। अब साइन कॉस और टैन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक सेक और कॉट, तो साइन की वैल्यूज को हमने रेसिप्रोकल करके लिख दिया, कोसेक हो गया h बाय p, सेक हो गया h बाय b, कॉट हो गया b बाय p। बेसिक क्लियर, ये चीज आपके दिमाग में रहेगी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसका काम क्या है, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं, हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं हम बताते हैं। मान लेते हैं, अच्छा यूज करने से पहले इसको याद कैसे करें। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत से टीचर आपको बहुत तरह से बताएंगे, मैंने जिस तरह से पढ़ा था मैं वो आपको बताता हूं। आप लिखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल गई जी साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, जो कि क्या है p बाय एच, b बाय एच और p बाय b। इजी, दिमाग में रहेगा क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। अब इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या और भी सारी चीजें। आप जिस तरह से भी याद करना चाहें, जिस तरह से भी इसको दिमाग में अपने जहन में उतारना चाहें, आपका तरीका है, जो भी आपके जहन में ज्यादा देर तक रहे। इसी का रेसिप्रोकल आपका कोसेक सेक और कॉट हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। ये पहली एक्सरसाइज के बारे में पढ़ रहे हैं, पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें होता क्या है, आप समझिए कि 2 टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइप 1 क्या होगा, टाइप 1 होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, और हमें इसकी कुछ वैल्यू दे दी गई है। मान लेते हैं हमें ये दे दिया गया है 5 और ये दे दिया गया है 4, ठीक है। ये दे दिया गया है वैल्यू 5, ये दे दी गया है 4, और हमसे बोला गया है सिंपल, पहला टाइप है कि वो डायरेक्ट आपसे रेशियोज पूछ लेगा।
डायरेक्ट रेशियोज पूछ लेगा कि भैया बताइए साइन सी की वैल्यू क्या होगी, कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, टैन ए की वैल्यू क्या होगी। अब देखिएगा, हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के बहुत ढेर सारे तरीके रखते हैं। यहां पे हमने ए और सी लिखा है क्योंकि हमारे पास सी और ए एक इंडिविजुअल एंगल पड़ा हुआ है इस ट्राइंगल में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर हम किसी फिगर में यूज करना चाहे जहां पर डिफरेंट एंगल्स, वेरियस एंगल्स बन रहे होते हैं, तो हम एंगल्स को डिफरेंट तरह से डिपिक्ट करते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला टाइप होता है थीटा। क्या होता है? थीटा। ठीक है, बहुत सारे तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे फाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप इसे अल्फा से, बीटा से, गामा से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हम थीटा को यूज करते हैं फॉर एंगल्स, है ना, फॉर डिपिक्टिंग एंगल्स। अब समझिए बात को। पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है साइन कॉस टैन की वैल्यू बताइए, उसने एंगल आपको बता दिया CAA। अब इसको आंसर करने से पहले एक बहुत कॉमन सी चीज है जो बच्चे स्किप कर देते हैं समझने में, वो जरूर ध्यान रखिए। क्या है कि आपको पता है हाइपोटेन्यूज तो जो 90 के ऑपोजिट वाली साइड है, जो 90 के वर्टिकली ऑपोजिट जो सामने साइड है, ये हाइपोटेन्यूज होती है। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। परपेंडिकुलर ये होता है, बेस ये होता है। सबको यही पता है कि परपेंडिकुलर ये वाला साइड होता है, बेस ये वाला साइड होता है। लेकिन बच्चा मुझे ये बताओ कि अगर इस ट्राइंगल को मैं ऐसे रोटेट कर दूं, मैं ऐसे रोटेट कर दूं, तो अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? तो हम कैसे माने कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस? इसको समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि हमको एंगल कौन सा पूछा गया है। जैसे पहले केस में हमसे क्या पूछा गया? साइन सी पूछा गया, यानी कि ये वाला एंगल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी एंगल क्वेश्चन में है, विच एवर एंगल इज इन क्वेश्चन, उसका जो सामने वाला साइड है या जो ऑपोजिट साइड है वो परपेंडिकुलर होता है। जैसे इस केस में साइन सी पूछा गया, तो साइन के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? ए, कॉस ए पूछा गया है, तो ए एंगल ये हो जाएगा, इसके ऑपोजिट वाला साइड ये हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। समझ में आया? आया? वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है जी? पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है साइन सी। साइन सी की वैल्यू क्या होती है? हमने रेशियो में पढ़ा है P/H। लिखो P/H। अब H तो आपको पता है लेकिन P आपको पता नहीं, तो P निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले आप लगाएंगे पाइथागोरस। वेरी गुड। तो आप यहां लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वो पूरा कहानी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC, है ना। आप लिखेंगे भाई BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अच्छा, अब हम स्क्वायर्स पे आ ही गए हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि मैथमेटिक्स हो चाहे फिजिक्स हो, कुछ भी ऐसी चीज जो मैथ से रिलेट होती हो, उसके लिए आपको कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। और खास करके अब जब आप क्लास 10th में, और ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये क्लास 10th का ही है, ये क्लास 9th में भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है कुछ स्कूल्स में, कुछ बोर्ड्स में। आपको दोनों को ही ये पढ़ना पड़ेगा। पर कोई भी क्लास हो, 8, 9, 10, 3 बेसिक क्लास होती हैं आपकी जो 11, 12 का स्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए बनाई गई है। आपको इसके लिए अपने टेबल्स, जो सिंपल मल्टीप्लिकेशंस, डिविजन्स हैं, रूट्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ये कुछ चीजें हैं जो आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अगर ये नहीं हुई तो आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि आपको कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, और जो टाइम आपको कैलकुलेट करने में नहीं लगना चाहिए वो आपका समय खा जाएगा। और यकीन मानिए, आपको लगता है 2.5 घंटा 3 घंटा बहुत है एक पेपर के लिए, पर वो 2.5-3 घंटा इन कैलकुलेशंस की वजह से कम पड़ जाता है। अगर आपको कोई बड़ा नंबर मिल गया, उसका क्यूब निकालना पड़ गया, तो आप थोड़ा सा फंस सकते हैं, है ना। जैसे ऐसा मानिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 की पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। अब एक बच्चा होगा जो 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेगा और फिर आंसर बताएगा,
एक बच्चा ऐसा भी हो सकता है जो 2 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट नहीं सही होगा। लेकिन एक बच्चा वो होगा जिसको 2 का क्यूब पता होगा। 2 का क्यूब पता होगा, उसको पता है कि 2 की पावर 6 है। एक्सपोनेंट्स आपने पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, उसको दोबारा से पढ़ लेंगे, है ना। पर आप समझिए कि उसको पता है कि 2 की पावर 6 पूछा गया है। अब 2 की पावर 6 को वो क्या लिख सकता है, 2 की पावर 3 इंटू 2 लिख सकता है ना। 2 का पावर 3 इंटू 2 का मतलब 2 की पावर 3 प्लस 2 का पावर 2। 2 की पावर 3 कितना होता है भैया, 8 होता है, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 होता है, 8 12। अब कोई बच्चा आके खड़ा होगा, सर 6 इंटू 2 तो 12 ही होता है ना। तो इस केस में हो गया, सब केस में थोड़ी ना होगा। अब आगे समझते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रूट्स कम से कम 20 तक के, क्यूब्स 20 तक के। अब आप रूट्स और क्यूब्स को दिमाग में रख लेंगे तो उनके रूट्स भी आ ही जाएंगे, क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स भी, है ना। टेबल्स कम से कम 20 तक के टेबल्स, 25 तक के, 30 तक के टेबल्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कैलकुलेशन इजी बना देता है ना। आपको क्लास अपग्रेड हो रही है तो अपने जो मिनिमम क्राइटेरियाज हैं उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे केमिस्ट्री में आपको कम से कम 30 तक के एटॉमिक नंबर तक के आपके एलिमेंट्स आपके दिमाग में होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करते हुए पूरा टेबल आपके दिमाग में होना चाहिए। आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि एटॉमिक नंबर ये है, मास नंबर ये है, आपको ऐसे पीरियोडिक टेबल दिमाग में आ जाना चाहिए, है ना। ये इसलिए नहीं है कि आपकी मेमोरी पावर कितना अच्छा है, आप उसको जॉग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, नहीं। ये इसलिए है ताकि आपका काम और आसान हो जाए। समझे बात को। आते हैं वापस अपने इस पे। तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, हमें BC स्क्वायर पता है कितना है भैया, 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट लिख लें, गुड, 16, है ना। AB स्क्वायर हमको निकालना है, पड़ा रहने दीजिए। AC स्क्वायर 5 का 25, 25 माइनस 16 कितना होगा भाई, कोई बताएगा मेरे को, 9 होगा। तो AB का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। कितना आ गया, 3 आ गया। अब साइन C क्या पूछा गया था जी, साइन C पूछा गया था। साइन C का वैल्यू होता है P/H, P/H साइन C के लिए P क्या होगा, C के लिए P हो जाएगा 3 हमारा, तो आप रखेंगे 3, H क्या है 5। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे मैथमेटिक्स की खुद की भी एक लैंग्वेज होती है। इस लैंग्वेज में बहुत बेसिक सी चीजें होती हैं। पहली, कोई भी फ्रैक्शन हमेशा अपने सिंपलेस्ट टर्म्स में लिखा जाएगा। फ्रैक्शन हो, रेशियो, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रेशियो हो, कितना भी बड़ा हो, अगर वो कुछ और टर्म्स में कट रहा है तो आप उसको उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ये रूल है, ये एक अनसेड रूल है, ये रिटन फॉर्मेट है मैथमेटिक्स का। डिनोमिनेटर में रूट नहीं हो सकता। अगर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो यू एज अ गुड स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स आपका काम बनता है कि उसको रैशनलाइज करके रूट को ऊपर ले जाए। पढ़ा है रैशनलाइजेशन, हम पढ़ेंगे उसको भी, ना परेशान होइए। फिर cos A पे आते हैं। अब cos का फॉर्मूला B/H होता है, लेकिन A के लिए B क्या होगा और H क्या होगा ये देखते हैं। अब वैसे तो परपेंडिकुलर C के लिए ये था, A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, A के सामने वाला साइड ये हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर है तो ये बेस होगा, तो क्या वैल्यू हो गई, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 3/5। समझ में आया, गुड। tan A पूछा गया है। tan A की वैल्यू होती है P/B, क्या होती है, P/B। तो परपेंडिकुलर, अब A के लिए परपेंडिकुलर क्या है, देखिए बहुत बहुत जरूरी है कि आप थीटा अपना चेक करें हर क्वेश्चन के लिए, क्योंकि थीटा की पोजीशन से डिपेंड करता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू। फ्रैक्शन है तो आप ऊपर नीचे करके नहीं लिख सकते, आंसर गलत हो जाएगा अगर आपने रेसिप्रोकेशन में लिख दिया उनको। तो डिजिट्स अपनी जगह पे ही रहेंगी, तभी आपको सही नंबर मिलेगा जी। तो थीटा यहाँ पे A है, तो A के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, तो P/B की वैल्यू क्या हो गई जी, हो गई 4/3। समझ में आया, सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। इतना चीज समझ में आया, क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, है ना। साइन कॉस टैन का वैल्यू पढ़ा, उसको कैसे रखते हैं ये देख लिया हम लोगों ने। अब दूसरा टाइप देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। एक तो हो गया जी जहां पर हमसे सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि साइन का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू क्या है और टैन का वैल्यू क्या है, और ये हम बता देते हैं अपने इस तरीके से। हमने रेशियो यूज करा और हमने बता दिया।
अब आते हैं हम लोग टाइप नंबर 2 पे। तो टाइप नंबर 2 क्या होता है बच्चा? टाइप नंबर 2 होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन में कि आपको कोई ट्राइंगल देगा, उसकी वही दो साइड्स दे देगा। मान लेते हैं इसका दे दिया 13, इसका दे दिया 5, इसको दे दिया 13, इसको दे दिया 5। और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू बताइए। अब मैं जान रहा हूं कि इसको देख करके कुछ बच्चों की हालत जो है वो खराब हो गई है या नहीं भी हुई होगी, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ डरने वाली बात नहीं चाहिए। क्वेश्चंस हैं, धीरे धीरे आपका डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप इसको परेशान हो समझने के। देखिए, सबसे पहली बात, आपको कुछ भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अपने ट्रायंगल पे ध्यान देना है। आपको सबसे पहले अपनी तीनों साइड्स चाहिए ताकि आप आंसर कोई भी पूछे वो निकालना पड़े, है ना। देखिए, सेक किसका उल्टा होता है? याद करिए, कॉस का उल्टा होता है। कॉस की वैल्यू क्या होती है? b बाई एच। तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? h बाई पी। यहां पर आपको बेस नहीं मिला हुआ है ना। हालांकि एक ही बात करिए, लेकिन बेस नहीं है ना अभी के लिए समझते हैं। टैन p बाई बी हमको दोनों वैल्यू चाहिए, एक नहीं है, तो पहले तो हमको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी वैल्यू वैसे तो हो जाएगी 12। पता नहीं आप में से कितनों ने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा था उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, वरना निकालेंगे। आइए निकलवाते हैं आपसे भी। भाई साहब, हमको दिया हुआ था 13, हमको दिया हुआ था 5, 13 दिया हुआ है हमें एक हाइपोटेन्यूज, तो 13 का स्क्वायर हो गया 169, लिखना पड़ेगा। अच्छा लीजिए, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AC है आपका 13 का स्क्वायर 169 हो गया, AB है आपका 5 का स्क्वायर 25 हो गया, प्लस BC का स्क्वायर हो गया 25, प्लस में इधर आकर के माइनस हो जाएगा 144। और जितना मेरी मेमोरी अच्छी ठीक ठाक है उसमें 144 का रूट होता है जी 12। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे इनफ, तब आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका कोई नंबर नहीं आपको नंबर सिर्फ इस लेंथ का बताने का मिलेगा, ये वर्किंग का नहीं मिलेगा। आपको जो नंबर मिलेगा वो इस पे मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको मुश्किल से 1 या 2 नंबर का मिलेगा, तो टीचर आपसे ये नहीं चेक करेगा कि आपको पाइथागोरस आता है कि नहीं आता है, वो बस ये चेक करना चाहता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं कि नहीं आते हैं। सही बात है। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स आ गई हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हमसे पूछा गया है सेक स्क्वायर ए। अब देखिए, इसको लिखने का तरीका समझिए। ये सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ना कि सेक ए स्क्वायर। इसमें और इसमें क्या फर्क है मैं बताता हूं। क्या फर्क है जी? इसमें और इसमें ये फर्क है कि जब आपसे सेक स्क्वायर ए बोला जाएगा तो जो भी सेक ए की वैल्यू होगी आप उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो वो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। जो भी सेक ए की वैल्यू होगी, सेक ए की जो भी वैल्यू होगी उसको आप स्क्वायर कर देंगे, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। ठीक है। और अगर आपसे ये कह दिया गया कि सेक ए स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें सिर्फ इसका स्क्वायर हो रहा है बच्चे, इसका कुछ नहीं हो रहा। तब आपको सेक की वैल्यू निकालने की पड़ेगी फॉर ए स्क्वायर। अब ए थीटा आपको जो भी दिया हो, मान लेते हैं आपको थीटा दिया गया है 30, तो 30 का स्क्वायर हो गया 900, तो सेक आपको निकालना पड़ेगा फॉर 900, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। इतना तो आप लोग पढ़ेंगे भी नहीं अभी चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। समझ में आया सेक स्क्वायर ए मतलब क्या हुआ, इसका लिखने का क्या तरीका है ना। आप गलत तरह से ना लिखिए। मैंने फिर वही बात, मैथ्स की लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सही लैंग्वेज लिखेंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा अपना खुद का, टीचर भी आपको सही मार्क्स देगा। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। सेक स्क्वायर ए बोला गया हुआ है, सेक ए की वैल्यू क्या होती है? अब सेक किसका उल्टा होता है? अगर ये ऐसा ध्यान नहीं आता तो आप ऐसे लिख लीजिए 1 बाय कॉस का स्क्वायर ए माइनस टैन का स्क्वायर ए। अब इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, मैं सच्ची बताऊं तो, है ना। पहला तरीका तो यही है कि सीधा सीधा इसको कर लीजिए जो मैं बता रहा हूं। दूसरा मैं बताता हूं, वो आप आगे जाके यूज करेंगे उसको, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे तब उसको यूज करेंगे। अब समझिएगा बात को। सेक स्क्वायर ए क्या हो गया? 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। कॉस का वैल्यू क्या होता है जी? कॉस का वैल्यू होता है b बाय एच, तो सेक का वैल्यू होगा h बाय बी, है ना। आप इसको लिखना चाहे लिखिए, नहीं तो आप सीधा डायरेक्ट उतार लीजिए अपना ये सेक स्क्वायर ए है। ये वाला एंगल आपसे पूछा गया इस बार, ना कि ये वाला। तो इसके लिए
ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा 12, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। क्लियर है ना, क्यों ये परपेंडिकुलर क्यों ये बेस है, पहले पढ़ा चुके हैं। जो भी एंगल क्वेश्चन में होता है उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, उसके दूसरे वाला साइड बेस होता है। वापस आइए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए है जी। सेक स्क्वायर ए, सेक का वैल्यू होगा h बाय बी, क्यों, कॉस का उल्टा है b बाय h, इसका स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर है, यानी कि जी p बाय बी का होल स्क्वायर। अब अपनी वैल्यूज रख दीजिए, बस सिंपल, कुछ नहीं है। वेरी गुड। h बाय बी, h क्या है जी 13 है, 13 बाय b कितना है जी 12 है, इसका होल स्क्वायर हो गया जी, माइनस p स्क्वायर बाय v स्क्वायर या p बाय b का होल स्क्वायर, p बाय b, p है 12 है ना, और b कितना है 5, इसका होल स्क्वायर हो गया जी। सॉल्व करो इसको भाई, ये हो गया 169 माइनस 144 अपॉन ये भी तो b था, तो ये भी तो 5 का स्क्वायर होगा, तो ये आ गया 25 कॉमन। अब कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो 10th में आने के बाद भाई एलसीएम ना आता हो जिसे, अगर ऐसा है तो वैसे दिक्कत तो बहुत बड़ी है, क्योंकि आपको एलसीएम एचसीएफ ये सब तो ऐसा 6th-7th वाली चीजें जो आपको आनी ही चाहिए। बट फिर भी अगर आपको नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से एलसीएम एचसीएफ वाली वीडियो बना दूंगा। बहुत सिंपल रहता है, बहुत आसान है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, है ना। पर यहाँ वापस आते हैं, हुआ क्या, यहाँ पे 25 हो गया था, 169 144 हो गया था। अब इसमें हमने क्या करा, हमने 25 का एलसीएम लिया है जो कि 25 ही होता है, 25 × 125, 169 × 169, फिर वही सेम चीज, ये आ गई आपकी वैल्यू कितनी, 169 - 144 कितना हो गया जी 25 हो गया, 25/25 हो गया। ये कट के आपस में क्या आ गया जी 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया, क्या आ गया 1 आ गया। तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या हो गई 1, क्या हो गई 1। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। ये टाइप एक्चुअली में पिछले वाले टाइप का ही एक पार्ट है ना, जैसे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे गए थे, इसमें आपको 2 वैल्यू रख करके उसका आंसर निकालने के लिए बोला गया, इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया। कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक का एक लास्ट टाइप जो आपसे बोला जाता है वो हम और डिस्कस कर लेते हैं, और ये टॉपिक आपका, इस चैप्टर का ये टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा आज। इसके बाद फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में कल। अब टाइप 3 क्या होता है क्वेश्चन का जी, तो टाइप 3 इसी क्वेश्चन का बहुत इजी है, बहुत इजी, यही लिए रहते हैं, चलिए। बट नहीं, अभी तो हमने डिस्कस करा भाई, कैसे नहीं हो सकता। क्या लिया जाए, कुछ आसान लेते हैं ताकि हमारा काम बना रहे। क्या होगा आसान, वही होगा 5 4 और छोड़ दिया इस वाले को हमने छोड़ दिया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। मान लेते हैं जी, वो नहीं, इस बार हमको ट्रायंगल ही नहीं दिया जाएगा। जो तीसरा टाइप है क्वेश्चन का, इसमें ट्रायंगल नहीं होगा। अभी तक क्या आपको सबको ट्रायंगल मिल रहे थे, अब ट्रायंगल नहीं होगा जी, ट्रायंगल को हटा दिया। अब क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा इन अ गिवन राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल्ड एट बी, इन अ गिवन, लिख देता हूं, चलिए। इन अ गिवन राइट एंगल ट्राइंगल, right angled at B, the value of cos A is 3/5. Find other ratios. ये आपका क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि कोई गिवन राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल्ड है एट बी, उसमें cos A की वैल्यू आपको 3/5 दी गई है और आपसे बोला है कि बाकी जितने बचे रेशियोज हैं वो आप सब निकालिए।
तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले आप सबसे पहले अपना ट्राइंगल बना लेंगे जी। ठीक है, ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा, ऊपर बना लेते हैं, ये हो गया आपका ट्राइंगल। ठीक है, ये हो गया आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी सी, जो कि राइट एंगल था एट बी। उसने क्या बोला है, यहां ध्यान दीजिए, कॉस ए थीटा कहां पे है जी, ए पे है, ए पे है, यानी कि ए के सामने वाली साइड, ये बीसी वाली साइड क्या हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गई, बीसी वाली साइड परपेंडिकुलर हो गई, ए बी वाली साइड क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। अब समझिए, कॉस का जो रेशियो होता है उसका वैल्यू क्या होता था, कॉस ए या कॉस का रेशियो का वैल्यू क्या होता है, बताइए, बी बाय एच होता है। क्या होता है, बी बाय एच। पंडित बद्री प्रसाद, याद है ना, बी बाय एच। अब बी बाय एच की वैल्यू आपको दे दी है 3/5। याद करिए, मैंने आपको सबसे पहले में क्या बताया था कि कोई भी रेशियो होगा, कोई भी फ्रैक्शन होगा, वो अपने सिंपलेस्ट टर्म में लिखा जाएगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो वैल्यू एक्चुअली में क्या रही होगी, हो सकता है कट के आई हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कटी है तो इसका मतलब कि इसी पे रहेगी ना, तो आप इसी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी कि बेस आपका 3 हो गया, हाइट हाइपोटेन्यूज आपका 5 हो गया। बेस की जगह आप क्या लिखेंगे, बेस की जगह आप लिखेंगे 3, हाइपोटेन्यूज आपका हो गया 5। अब यहां से सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, अपना परपेंडिकुलर, पाइथागोरस से निकालेंगे। इसका आंसर क्या आएगा, निकालिएगा, पाइथागोरस करके निकालिएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे उसने कहा है कि साइन, कॉस और टैन की वैल्यू निकालिए और बाकी का। तो साइन ए कॉस ए, कॉस ए तो है ही हमारे पास, कॉस ए नहीं, साइन ए की वैल्यू क्या होती है, पी बाय एच। पी हमने क्या निकाला है, 4/5 हो गया। अब आएंगे हम टैन ए पे, पी बाय बी। पी कितना है जी, 4, बी कितना है, 3। अब ये 3 ही हुए, 3 रेशियोज कौन कौन से बच रहे हैं अभी, यहां लिख लेते हैं। 3 रेशियो कौन कौन से बच रहे हैं, कॉस का उल्टा सेक, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल है, सेक ए यानी कि h बाय बी। h कितना है जी, 5, b कितना है जी, 3। देखिए यहां पे 3/5 था, इसका उल्टा कर दीजिए, 5/3 हो जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसेक। कोसेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, h बाय पी। h कितना है 5, p कितना है 4। टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट। कॉट ए हो जाएगा b बाय पी। b की वैल्यू कितनी है 3, p की वैल्यू कितनी है 4। देखिए सब रेसिप्रोकल है कि नहीं है। अब ये आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो गया, ये आप निकाल देंगे, आपको वो 2 नंबर 3 नंबर जितने का भी ये सवाल होगा ये आपको दे देगा। लेकिन मान लीजिए कि यहां पे ये पलट जाता, यहां पे पलट जाता, बोलता है ये 3 रेशियोज तो ए पे निकालिए, लेकिन ये 3 रेशियोज आप सी पे निकालिए। तो जैसे ही आप इसको सी पे निकालने जाते हैं ना भाई साहब, ये सारी वैल्यूज आपकी सेम हो जाती, सारी वैल्यूज सेम हो जाती। क्यों, क्योंकि जब आप सी का थीटा रखते तो ये परपेंडिकुलर बन जाता और ये बेस बन जाता, आपकी ये वैल्यूज वापस से यही बन जाती सारी। समझ में आया, आई समझ में बात, गुड। यहां पे आपका पहला टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है समाप्त। 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, यही 3 टाइप के क्वेश्चंस इस टॉपिक से रहते हैं। आप इस टॉपिक पे अपने सारे क्वेश्चंस लगाइएगा, आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए उस क्वेश्चन को आप कमेंट पे पिन कर दीजिएगा, है ना। आप बोलिएगा तो मैं इस चैप्टर के आपके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको बस कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब आप तब करिएगा जब आपको लगे कि ये थोड़ा इन्फॉर्मेटिव है। हाँ, इससे मुझे हेल्प हुई है, मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, मैं बस ये बोलूँगा कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने बाकी दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में है, जो 9th में है, ताकि उनको ये समझने में, ये चैप्टर समझने में ईजी हो। हम इसके टॉपिक्स और हम क्लास 8th का भी डिस्कस करेंगे, है ना। आपको बस मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ये सारी वीडियोस का मैं अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके डाल दूंगा ऑफ क्लास 9, क्लास 10 एंड क्लास 8। मैथ्स और फिजिक्स दोनों चलेगा। आज हमने शुरू करा है ट्रिग्नोमेट्रिक और हम पहला टॉपिक अपना खत्म कर चुके हैं जो कि था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
Thank you so much. This is me, Saurabh Singh, signing off. Bye-bye.